हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 360 डिग्री जीएस में। और मैं अमित कुमार एक नए वीडियो को लेकर आपके साथ हूँ। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक हमने रखा है समान बेसिक विज्ञान। और विज्ञान के ऐसे वन लाइनर्स ऑब्जेक्टिव्स को मैंने इकट्ठा किया है कि वो सभी ऑब्जेक्टिव कभी न कभी एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है जो आने वाले हैं। इन सारे को कलेक्ट करके, इन सभी को कलेक्ट करके मैं एक साथ लाया हूँ और खास कर ये बीपीएससी एग्जाम या बीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का सवाल है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सामान्य बेसिक विज्ञान को लेकर मैंने आज का वीडियो तैयार किया है। इसमें कई सारे टॉपिक्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। हेल्थ जरूरी है, इसलिए हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो है होती है, उसमें से विटामिन एक महत्वपूर्ण है। जैसे विटामिन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है। विटामिन की खोज करता कौन है? तो विटामिन की खोज किया था फंक ने। इसको हम लोग को याद रखना है, कई बार पूछा गया है। आप विटामिन के कई सारे नाम को भी याद रख सकते हैं, उसके साइंटिफिक नाम को। तो उसको फिर एक सवाल है जो बराबर पूछता है कि चेचक का टीका किसने डेवलप किया? चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। इस तरह है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, हृदय का प्रत्यारोपण विश्व में सबसे पहले किनके द्वारा किया गया? तो साइंटिस्ट हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब का नाम हम लोग को याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और भारत में कहा जाए तो भारत में हार्ट सर्जरी में डॉक्टर नरेश त्रिहान का नाम काफी फेमस। रेबीज काटेगा, जो कुत्ता के काटने पे रोग हो जाए उसे रेबीज रोग कहते हैं। उसके लिए टीका का आविष्कार सबसे पहले लुश पाश्चर के द्वारा किया गया। और लुश पाश्चर का नाम आप पहले से जानते होंगे, इसलिए कि लुश पाश्चर एक और चीज के लिए फेमस है। लुश पाश्चर ने ही दूध के पाश्चुरीकरण विधि की खोज की थी। दूध के पाश्चुरीकरण की विधि जो है लुश पाश्चर के द्वारा खोजा गया, इसीलिए उसको हम लोग पाश्चुरीकरण भी कहते हैं, पाश्चुराइजेशन उसको कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा रेबीज का टीका भी खोजा। एक और सवाल है जो बराबर पूछता है, वो है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रक्त वर्णांधता कहते हैं। यह आंख से संबंधित रोग है। इस रोग में जो रोगी होते हैं इससे रक्त वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित, इसमें रोगी को सिर्फ दो कलर दिखता है, रेड और ग्रीन, लाल और हरा। ये हमको याद रखना है, कई बार पूछा है। सिर्फ लाल और हरा रंग ही इस कलर ब्लाइंडनेस जिनको है उनको दिखाई, बाकी कोई भी रंग इनको दिखाई नहीं देता। जैसे ब्राउन है, मान लीजिए पीला है, ब्लू है, तो इन सब की जगह क्या दिखाई देता है? इन सब की जगह इनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। और ये जनरली क्या है? वंशानुगत रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला। इसके अलावा एक जो बराबर पूछता है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये रक्त से संबंधित रोग है। ये रक्त का ऐसा रोग है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है। और हम सब लोग जानते हैं कि रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन के की जरूरत होती है। तो हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये एक बार पूछता है। रक्त का थक्का में मदद करने वाले विटामिन को है तो विटामिन के पूछता है। रक्त का थक्का बनने का उचित समय कितना है स्वस्थ व्यक्ति में? तो वो है 2 से 5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। तो ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। इस रोग से जो पीड़ित होते हैं उनमें रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त जब कहीं कट फट गया तो रक्त लगातार ब्लड बहता ही जाता है, जल्दी बंद नहीं हो। मनुष्य जो है एक बार सांस जो लेता है, मनुष्य के सांस लेने की क्रिया जो होती है एक बार, उस टोटल सांस लेने की प्रक्रिया में मनुष्य को कितने देर का समय लगता है? तो 5 सेकंड का समय लगता है। एक पूरे सांस की प्रक्रिया में 5 सेकंड का समय लगता है। यह सवाल भी कई बार चर्चा में है। इस 5 सेकंड में क्या होता है? इस 5 सेकंड में सांस लेने में 5 सेकंड का समय लगता है। इसमें से 2 सेकंड सांस को यानी ऑक्सीजन को अंदर लेने में होता है, इसको हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं। और 3 सेकंड लगता है वो ऑक्सीजन से जब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर जब बाहर निकालते हैं तो उसमें 3 सेकंड लगते हैं, जिसको हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। टोटल दो हवा को अंदर लेने में सांस के द्वारा और 3 सेकंड बाहर लेने में टोटल 5 सेकंड का समय लगता है। हमारे शरीर में सबसे जो मजबूत तत्व है, पदार्थ है, वो है एनामोल। हमारे दांतों के ऊपर जो परत है, हल्का हल्का पीलापन लिए जो परत रहता है वो एनामोल का परत है। वो सबसे मजबूत और कठोर पदार्थ होता है। जनरली वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये कई बार पूछा है कि शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन है? तो ये है एनामेल। और इससे क्या होता है? दांत का परत हमारा मजबूत रहता है। लेकिन ये घिसते घिसते जब समाप्त हो जाता है तो ये हमारे दांत को नुकसान करता है। कीड़ा या कोई बैक्टीरिया है वो जल्दी असर करता है। इस दुनिया में बात करें कि सबसे जीवित पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी कौन है जीवित में? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी वर्तमान में जो है वो शुतुरमुर्ग है। और आप ये भी जानते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा जो है यह सबसे बड़ा अंडा है।
और यह सबसे बड़ी कोशिका भी है। ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व का सबसे बड़ा अंडा है पक्षियों में, और शुतुरमुर्ग जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका भी है। ये हमको याद रखना है। यहीं पर एक सवाल याद आता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, और ये हमारे तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। तंत्रिका तंत्र जिससे हम किसी चीज को अनुभव करते हैं, जैसे यहाँ की अगर किसी के चोट पहुंचने पे हमें आभास होता है कि यहाँ चोट लगा है, तो ये न्यूरॉन्स का काम है। एक न्यूरॉन्स होता है और एक इससे मिलता जुलता नाम होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की संरचनात्मक इकाई है, जो किडनी के चारों तरफ घिरी हुई रहती है और उससे वो छन्ना का काम करता है। नेफ्रॉन किडनी से संबंधित है और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र से। इसमें कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना, और ये भी याद रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक जोड़ा किडनी। इसी सेक्शन में और आगे बढ़े तो आपको बता दूं कि भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किनको माना जाता है? तो ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इनको माना जाता है। और आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष संस्थान कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का नाम है इसरो। यह भारत की अंतरिक्ष संस्थान है। फुल फॉर्म अगर बात कर ले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब है? तो इसकी स्थापना आपको बहुत अच्छा डेट है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई इसरो की। सारे सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं भारत में इसरो के द्वारा किया जाता है। इसी तरह अन्य देश की बात करें तो इसरो की तरह ही नासा भी अंतरिक्ष संस्था है। तो नासा कहाँ की अंतरिक्ष संस्था है? ये अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था है। इसरो का हो गया भारत, नासा हो गया अमेरिका का। इसी तरह अगर जाक्सा का बात करें तो जाक्सा कहाँ की अंतरिक्ष संस्था है? तो ये जापान की अंतरिक्ष संस्था है। इसी तरह बात करें रॉसकॉस्मस, तो रॉसकॉस्मस जो है ये रूस की अंतरिक्ष संस्था है। इसी तरह एक है ईएसए, तो इसको नाम से आप कर सकते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ये यूरोपीय यूनियन जो है उसकी अंतरिक्ष संस्था है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अंतरिक्ष संस्था देशों का मैंने बताया जो पूछा गया। इसरो के अलावा भारत में एक और संस्था है जो आप जानते होंगे, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। डीआरडीओ की खास बात है कि डीआरडीओ इसरो में क्या अंतर है? तो इसरो जितने भी उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, इसको लॉन्च करने का काम इसरो करता है। और जितने भी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल ये जितने भी है, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, ये सब लॉन्च करने का काम डीआरडीओ का है। मिसाइल संबंधित वर्क मोटा मोटी याद रखिए इसका काम है, और सैटेलाइट संबंधी काम इसका, जैसे चंद्रयान, मंगलयान सैटेलाइट सब इसरो का काम है। अग्नि, पृथ्वी, ऐसे मिसाइल डीआरडीओ का काम है। और इसरो के पता ही है, इसरो के अभी अध्यक्ष कौन नए बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर सोमनाथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के सिवन अभी हटे हैं, उनकी जगह बने हैं डॉक्टर सोमनाथ। और डीआरडीओ के जानते ही हैं जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं, जी सतीश रेड्डी। एक बात और याद रखना है कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह कौन था जिसे भारत ने की तरफ से लॉन्च किया गया? भारत की तरफ से फर्स्ट बात ये था आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन है? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह है, भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह। ये कब लॉन्च किया गया था? 1975 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया, अप्रैल 1975 ईस्वी में। अप्रैल में भी कौन? 19 अप्रैल को। भारत की तरफ से अभी तक अंतरिक्ष में कोई गए कि नहीं? तो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। पुरुष महिला सभी में सबसे प्रथम कौन है? राकेश शर्मा। ये एयरफोर्स के से जुड़े हुए थे, भारतीय एयरफोर्स से। और ये राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में ये कहाँ गए? अंतरिक्ष में, रूसी अंतरिक्ष यान के साथ ये गए थे अंतरिक्ष। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष में जाने वाली वो है कल्पना चावला। वो है कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की है, प्योर भारतीय कोई महिला अभी तक अंतरिक्ष में नहीं गई है, भारतीय मूल की है। भारतीय मूल और भारतीय में अंतर है। जैसे ये पूर्ण भारतीय थे डॉक्टर राकेश शर्मा, ये भारतीय मूल की है। दूसरी आप जानते ही हैं सुनीता विलियम्स है कल्पना चावला के बाद। भारत ने इसके अलावा कई यान को लॉन्च किया, जैसे चंद्रयान प्रथम है, फिर चंद्रयान द्वितीय है, फिर मंगलयान है। उस सैटेलाइट के अलावा भारत का ये 3 इंपॉर्टेंट लॉन्च अभी तक किया गया है।
इनका हमको डेट और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान प्रथम जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। इसके अलावा चंद्रयान द्वितीय की बात करें तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। ये पूर्णतः सफल रहा। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा सफलता से चूक हो गई हल्का सा, लेकिन ये पूर्ण सफल रहा प्रथम वाला। अब बात करते हैं मंगलयान की। ऐतिहासिक मंगलयान, विश्व का भारत पहला देश है जो एक ही बार में मंगलयान पर अपना सैटेलाइट भेजा और वो सफल हो गया। ये भी सफल अभियान में से एक था। इसको हम लोगों ने अंतरिक्ष में भेजा 5 नवंबर 2013 को, यहां से भेजा पृथ्वी से। लेकिन मंगल के सतह पर यह उतरा है 24 सितंबर 2014 को। मंगलयान है, इसको हम लोग मंगलयान को मॉम भी बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो मंगलयान का नाम मॉम भी है, ये ध्यान रखना। एक चीज आपको बता दूं, चंद्रमा पर भेजने वाला, चंद्रमा पर जो सैटेलाइट हम लोगों ने भेजा, ऐसा करने वाला भारत कैवा देश है ये भी याद रखिए। ये छठा देश है, 6th। चंद्रमा पर भेजने वाला भारत कैवा है, छठा देश हो गया है। जबकि मंगलयान पर भेजने वाला भारत कैवा हो गया है, चौथा। ये याद रखना है, चंद्रमा पर छठा और मंगलयान पर चौथा। वैसे अंतरिक्ष में बात करें, अंतरिक्ष में सबसे पहले सैटेलाइट किसने भेजा था? रसिया के द्वारा। क्या नाम था उसका? स्पुतनिक। जिस तरह भारत ने सबसे पहले आर्यभट्ट भेजा, उस तरह वर्ल्ड में सबसे पहले रसिया ने स्पुतनिक भेजा। और चंद्रमा पर सबसे पहले अमेरिका का यान गया था, अपोलो। और उसी में जो हम लोग पढ़ते हैं, चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन 2 आदमी गए। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और ये साइंस का यहाँ समाप्ति नहीं है, साइंस का और पोर्शन में लेके आऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगले वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।